आमतौर पे जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, तो हम कभी सोवियत यूनियन बोल देते हैं, कभी रूस बोल देते हैं। बहुत ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो क्या सही है, किया जा सकता है, या दोनों बिल्कुल ही अलग देश हैं? मैं बताऊं, ये बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई तुलना नहीं है। सच तो ये है। देखिए, दो स्टेट, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर सेम हो, तो अभी जो रूस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी कंप्लीटली अलग है सोवियत यूनियन से। दूसरा कि इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे पहले सोशलिज्म था, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी के बारे में बोला जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। आप सब कुछ जो है सारे इंडस्ट्री से लेकर सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पे आपको घर दिया जाता, तो वो भी स्टेट घर दे रही है। स्कूल फ्री। अच्छा, सोवियत यूनियन में घर स्टेट दे रही थी, नौकरी भी। आप जो ग्रेजुएट होते थे उसके बाद हैंड ओवर आपको एक जॉब का किया जाता था कि आप जाके कजाकिस्तान में या कहीं पे काम करें। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था उस ढंग से। और उसके बाद लेकिन अभी क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आप देखें 1990s का पीरियड में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है। स्टेट का जो सारे इंडस्ट्रीज थे वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी था, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं था उसमें। और अब तो निजीकरण है। 1990s से ही आपने देखा कि सारा निजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है, तो वहाँ पे वो अलग हो जाता है। उस समय रिलीजन को अलाउ नहीं किया गया था। चर्चेज नहीं थे, या बहुत ही कम, एक दो चर्चेज धीरे धीरे थे, उस टाइप के थे। लेकिन बाद में अब तो रिलीजन, बहुत सारे चर्चेज जो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे या उसको मिलिट्री कैंप या स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसको फिर से तो रिलीजन का रिवाइवल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना होता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले था कि वो सेक्रेटरी जनरल जो होते थे वो होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, पॉलिट ब्यूरो का जो हेड होता था। लेकिन अब वो सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी उस समय जो सिंगल पार्टी होती थी, वन पार्टी सिस्टम था। अभी मल्टी पार्टी सिस्टम 1990s के बाद इमर्ज करते हैं वहाँ पे। हालांकि अभी भी डोमिनेंस एक पार्टी का है, जो कि लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, मैं बताऊँ। और कैपिटलिज्म है वहाँ पे कोई कम्युनिज्म नहीं है, वहाँ पे कोई सोशलिज्म नहीं है। उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। अभी पुतिन की पार्टी का नाम क्या सर, आप बता रहे थे? देखिए, पुतिन अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं। अच्छा। लेकिन जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है और जिस पार्टी से पार्लियामेंट में जिसका डोमिनेंस है, वह है यूनाइटेड राष्ट्र पार्टी। अब मैं यह भी बता दूं कि अभी भी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोट बैंक है अभी लगभग 10% के आसपास है। और सबसे समस्या यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी भी पुतिन को सपोर्ट करती है हर एक मेजर इशू पे। तो वो कोई अलग पार्टी नहीं है अभी। अलग तो है कहने को, और उनके इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन पर सत्ता में जो पार्टी है उसके नाम में कहीं कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, सत्ता में जो पार्टी, सत्ता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो पार्टी से नहीं लड़ते। वो पुतिन तो कई बार कैंपेन करने भी नहीं जाते। तो वहाँ पे और पुतिन के अगेंस्ट में जो कई बार कैंडिडेट भी आते हैं, वो सिंबॉलिक कैंडिडेट होते हैं कई बार। क्योंकि अभी जैसे कि एक सोबचक थे, मेयर थे, अभी जो कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था उसमें छीनिया सोबचक, उनकी जो डॉक्टर है, वो इलेक्शन लड़ रही थी। कई बार बताया जाता है कि उनको इसलिए डाला गया था कि नहीं तो बाकी कैंडिडेट विड्रॉ करे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, तो एक सिंबॉलिक कॉन्टेस्ट रखने के लिए उनका नाम डाला गया था। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसको जो अभी बोला जाता है सुपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट को इतने पावर हैं कि उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिससे को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जो वो उनको पावर है कि वो डूमा, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है, उसको स्टेट डूमा, उसको आप वो सस्पेंड कर सकते हैं या उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी 2 सदन है। वहाँ पे सदन है, लेकिन जो मेन रोल है वो डूमा का ही है। जो डायरेक्ट चुनती है। जी बिल्कुल। सो दूसरा काउंसिल है, उसमें हर एक स्टेट से जो इलेक्शन होता है उससे आते हैं, लेकिन मेन जो है वो डूमा है। वहाँ पे कुछ नाम है, फेडरेशन करके कुछ। हाँ, राष्ट्र, हाँ। सो यूनाइटेड राष्ट्र पार्टी जो मेन पार्टी है, और उसका डोमिनेंस है पिछले लगभग 10-15 वर्षों से इसी का डोमिनेंस है। लेकिन 1990s में मल्टीपल पार्टीज थे। लेकिन सबसे दिक्कत जो ट्रांजिशन का पीरियड में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उससे पहले कोई दूसरा पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं था, केवल वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी होते थे। और चूंकि दूसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि दूसरी पार्टी कैसे ऑपरेट करती है। तो उसके बाद जो एल्सिन की पॉलिसी थी, अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड, वो दूसरी पार्टीज उस समय जो थे, गैदर का या दूसरे बहुत सारे पार्टी, उसको वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ट्रांजिशन में था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को डिस्ट्रॉय करना। आपने 1993 में कू की बात सुनी होगी, या फिर पार्लियामेंट पे वहाँ पे जो बॉम्बिंग एल्सिन करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज करवाते हैं उसके बाद, तो ये सारा केवल इसलिए करवाया गया था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस को ख़त्म किया जाए। वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन, जो फास्ट, जो कि शॉक थेरेपी, लोन फॉर शेयर, वाउचर स्कीम, ये सब जो आपने 100 डेज प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम ये सब बनता है, वो इसलिए करवाया गया था कि फास्ट, बहुत ही जल्दी से
कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस को ख़त्म किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस कहाँ पे होते थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते थे, और इंडस्ट्री जो होता था, इंडस्ट्री के वर्कर्स आप जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते थे वहाँ पे सोशलिज्म के नाम पे। तो इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि ये सारे यूनियन वर्कर्स ये सब खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी प्रक्रिया उनको था कि सारे इंडस्ट्रीज को कैसे बेचा जाए और कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। मतलब 91, 92, 93 पूरा 91 से लेकर लगभग 96 तक काफ़ी यही प्रक्रिया चलती रही। पूरी प्रक्रिया चलती रही।